हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यानी कल आप पेपर देने जाओगे। अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता तो क्या ट्रिक लगाएंगे। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम से आधे घंटे पहले भी अगर मिली है तो भी आप लकी इंसान हो, क्योंकि अब आपको सामाजिक विज्ञान में बिना कुछ पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपके आंखों के सामने 2026 सामाजिक विज्ञान का पेपर पड़ा हुआ है और आपको इसमें क्या ट्रिक लगाना है कि 70 में से 40 से 45 नंबर आपके हाथों में हो जाए। कैसे लिखना है, क्या ट्रिक लगाना है। आपने YouTube पे तो हजारों वीडियो देखा होगा सामाजिक विज्ञान में पास होने का, लेकिन आज की इस वीडियो को जो देख रहे हो आप, ये 100% जीनियस और जेन्युइन ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं और 110% ये ट्रिक लगाओगे ना तो आपका 40 से 45 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जो तरीका बताऊंगा वो तरीका अगर आप अपना लोगे तो आपका 40, 45, 50 नंबर तक बिल्कुल पक्का है। सबसे पहली चीज क्या होती है, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है बच्चा, ठीक है, पेपर आएगा कैसा। देखिए सबसे पहले तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 70। और इस 70 में से 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। कि 20 मार्क्स के क्या आते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 50 मार्क्स के आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये भी बटा हुआ है। आपको 50 में से आपको कुछ आधे प्रश्न जो है आपको जो है वर्णनात्मक फर्स्ट देखने को मिलेंगे और दूसरा वर्णनात्मक सेकंड मिलेगा। और इसमें 10 नंबर का जो होगा, ठीक है, 10 नंबर का इसमें आपको मानचित्र यानी मैप वर्क होता है। मैप वर्क होता है 10 नंबर का। अब यहाँ से इसको मिलाकर टोटल आपको 50 नंबर बनता है। अब इस 50 में से हमें 50 में 70 में से, ठीक है, पूरे टोटल 70 में से हमको 40 से 45 नंबर निकालना है। बड़ी आराम से निकाल लोगे जो ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की ट्रिक सीख लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा सबसे पहले और आपको ऑब्जेक्टिव करना है। इसमें से जो पहली ट्रिक है वो सीखो। ये ट्रिक बहुत ही सीख लो, आपको काम देगा और ये 110% वर्किंग ट्रिक है। सबसे पहला जो ट्रिक है मेरा बच्चा, वो ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए क्या ट्रिक होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई ऑप्शन आपका आ जाता है विकल्पी में, ठीक है, देखो इसका श्योर शॉर्ट भी बताऊंगा और कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होते हैं इसको भी बताऊंगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये सभी क्वेश्चन है दे रखा है, ए सभी, और ऑप्शन कट दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है और एक सी ऑप्शन दे रखा है। इन सी में से एक डी ऑप्शन आपका ये दे दिया कि ये सभी, तो आपका जो ये सभी करेक्ट होगा, ये 99.99% जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि 0.01% केवल गलत होने के चांस है, बाकी 99.99% ये करेक्ट होगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, सभी चीज का प्रूफ दूंगा, आप बिल्कुल परेशान न होना। हमारे पास इसकी पेपर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पेपर है हमारे पास और इसमें देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। इसमें क्या आया हुआ, इनमें से सभी या उपयुक्त सभी या ए सभी, ये सभी चीजें आपका आ सकती है। अभी है इसमें और भी दिखाता हूं, ठीक है। आपका क्या क्या आएगा इसमें, एक तो ए सभी आ जाएगा, एक दूसरा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या एक देगा उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी, तो आपको ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे दूसरा ट्रिक मेरी ये कहती है कि जब आपको कोई भी सन वाला प्रश्न मिल जाए, ठीक है, बहुत सारे 4-5 प्रश्न आते हैं, सन वाला जब भी आपको प्रश्न मिलता है तो उसमें दो चीज़ों को ध्यान देना। एक तो सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला ये ध्यान देना कि सबसे बड़ी इसमें से संख्या कौन है। सन में से जैसे 1980 हो गया, 87 हो गया, 86 हो गया, 88 हो गया, सबसे बड़ा क्या है, आपको सबसे बड़ा देखना है। उसके बाद उसमें से सबसे छोटा देखना है कि क्या है, ठीक है, सबसे छोटा क्या है, आपको इन दोनों को फाइंड करना है सबसे पहले। अब इसमें से करेक्ट किसको लगाना, ये चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा क्या है, आपका सबसे बड़ा क्या है, देखो यहाँ पे 88 87 सबसे छोटा है,
ठीक है, और सबसे बड़ा 1789 है। तो इन दोनों को आपको फाइंड करना है और किसी एक को ट्रिक करना है, किसी एक को तुक्का मारना है, किसी एक को ट्रिक करना है। इसमें देखो सबसे बड़ी वाली जो है छोटा करेक्ट हो गया। अब इसके बाद और भी ट्रिक तुम्हें मैं दिखाता हूं। जैसे यहां पर एक ट्रिक है, देखो 1945, ठीक है, और 1992, और इसके बाद है 1944। तो 1944 क्या है, सबसे छोटी है, और 1992 क्या है, सबसे बड़ा। सबसे करेक्ट कौन हुआ, 1944 छोटा वाला करेक्ट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर भी और है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1951 है और यहाँ पे सबसे बड़ा 2014 है। इन दोनों में से आपको देखना है, बड़े में से दोनों में से किसी एक को तुक्का मारना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। ये सब प्रूफ मैं दूंगा, ये सब गारंटीड चीजें हैं, और इसके साथ ये सब आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव का ट्रिक है, भी हम आपको वर्णनात्मक की ट्रिक बताएंगे। ये सब चीजें सीख लो, आपको इतना काम देगा कि आप भी कहोगे कि सर क्या वीडियो हाथ लगी थी उस दिन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इस तरह से दे देता है कि ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। अब इसमें क्या देगा, इसमें देगा एक ऑप्शन देगा ए, एक ऑप्शन देगा बी, और एक ऑप्शन देगा सी, और एक ऑप्शन जो डी रहेगा उसमें चाहे कहीं भी लगा सकता है। ये लगभग जब देता है तो सी की जगह पे देता है। ये किसकी जगह पे देता है, सी की जगह पे देता है, और इसको मान लो एक ऑप्शन डी दे रखा है। अब यहाँ पे ए व बी दोनों करेक्ट होगा। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आप प्रूफ देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे आया है, जरूर आया होगा, ठीक है। ये देखते हैं, इधर है ए व बी दोनों। यहां पर देखिए सी के जगह पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। ये मत सोचना कि मैं अंदाजे टिक मार लिया, उसे गूगल पे सर्च करके देख लेना। आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, ए व बी दोनों, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे करेक्ट हो गया। और भी यहाँ पर आया होगा ए व बी दोनों, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या आपको ट्रिक लगानी। ये सब ट्रिक भाई ट्रस्टेड ट्रिक है, ठीक है। और सबसे पहली चीजें हैं कि आपको जैसे कि कोई सवाल ऐसा दिख जाए जो कि बिल्कुल अलग उसमें ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कभी 4 ऑप्शन दे दिया, कोई चीजें पूछ रखा है, जैसे कोई कितनी संख्याएं हैं इसकी, ठीक है, तो कोई 4 दे दिया, कोई 5 दे दिया, ठीक है, कोई एकदम से 289 दे दिया और एक 7 दे दिया। इसमें सबसे अलग क्या है, 289 है, तो आपको इसी को टिक करना है, इसी को टिक करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं। और एक इसमें क्या होता है, जैसे एक ऑप्शन दे दिया ए, ठीक है, ये आपका चौथा ट्रिक है। एक ऑप्शन दे दिया बी, और एक ऑप्शन है सी, और एक ऑप्शन डी है। डी क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और ये वाला ऑप्शन आपका जो है 90.99% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो करेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या ट्रिक लगाना है, ये आपका बहुविकल्पी का प्रश्न हो गया। और ये जैसे प्रश्न है ना, आपको शुरू में देखो, बहुत सारे लोग बताते हैं कि सी मारो, सी मारो, लेकिन आपको बी व डी पे ध्यान देना शुरू में। जैसे आप में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो 10 में बी व डी मारना है शुरू में, बी व डी। यहाँ पर देखते जाओ, जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं लगभग बी व डी करेक्ट हो रहे हैं, एक आध तो सी सही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद जब आओगे तब आपको ए व सी में जाना है, तब जाकर आपको ए व सी में जाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान देंगे। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर में बच्चा क्या आ जाता है, ये देखो। अब आता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न में क्या ट्रिक लगानी, देखो। जैसे भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अब जैसे इसका हम उल्लेख करेंगे तो ट्रिक क्या लगाएंगे, देखो। इसका जब से फर्स्ट पेज पलटते हैं तो हमें ट्रिक क्या लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फर्स्ट पेज है, ठीक है। अभी हमारे पास पेज नहीं है कि मैं आपको बताऊं अवेलेबल। यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले खंडबद्ध रखा है, तो इसके हेड पर हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन लेंगे। ये चीजें ध्यान से देख लेना, ये तुम्हें कोई नहीं बताया होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, खंड ब। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न, स्केल से डबल पाई खींच देना, बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न है तो आपको यहाँ पर लिखना वर्णनात्मक प्रश्न। अभी यहाँ पे जगह की वजह से वर्णनात्मक प्रश्न, ध्यान से देखना बच्चा वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताऊंगा। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट है तो यहाँ पे वर्णनात्मक फर्स्ट सबसे पहले लिख देना। अब देखिए क्या ट्रिक लगाना है, असली मजा अब शुरू होगा। उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है, 80 शब्दों में देना। जी हाँ, मुझे पता है 80 शब्दों में देना है। अब हमें ट्रिक क्या लगानी है, यहाँ पे भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। तो इसमें से हेडिंग क्या मिलती है बच्चा, हेडिंग मिलती है भारत की
आर्थिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव तथा भारत की राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। ये इसी से हेडिंग डालना है और हेडिंग डालने के बाद बताते हैं क्या करना है। देखो जैसे हम यहाँ पे डालेंगे भारत की स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। अब देखिए हमने यहां पर हेडिंग डाला कि भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। या तो आपकी इस तरह से लिख सकते हो कि भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव निम्नलिखित था। अब यहाँ पे जैसे निम्नलिखित लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, तो आपको इस हेडिंग को एक बार फिर से रिपीट करना है। फिर से क्या लिखना है कि भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव निम्नलिखित था। अब ये एक सामाजिक विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बना कर लिखने के नंबर मिलते हैं। 80 वर्ड में ध्यान देना है। और देखो क्या लिखना है, भारत की जब भी देखो कोई भी विश्व युद्ध होगा तो उसमें क्या लगेगा, धन लगेगा और वहां की देश टूटेगा, कमजोर पड़ेगा, पैसों की कमी होगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो जाएगा रक्षा सुरक्षा वाले लोगों के पास। और इसके साथ ही साथ आयात निर्यात देशों से बंद हो जाएंगे, सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है, और जो है मांग स्थिति कम रहेगी, जो हमारे यहाँ पैदावार होगी विदेशों तक नहीं जाएंगी, तो चावल गेहूं आपके यहाँ जुट जाएगा। इसी को लिखना है। देखो पूरी चीजें, सबसे पहले पैसों की कमी लिख दो, ठीक है, स्थिति जो है वो लोगों की बुरा हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसको लिख दो कि मानव जीवन की स्थिति बेकार हो गई, गरीबों की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई, लोग खाए बिना मरने लगे, ये सब चीजें लिखना है। अब इसके बाद देखो मैं बताता हूं। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी कि भारत की आर्थिक स्थिति पर जो है राजनीतिक स्थिति पर प्रथम। ये आर्थिक था, राजनीति क्या थी, जिसे लोग राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा कि जो गरीबों की स्थिति थी सही नहीं थी, कुछ राजनीतिक लोग आते थे हेल्प करने के लिए, लेकिन वो भी उसका भरपूर हेल्प नहीं कर पाते थे, और इसकी जो राजनीतिक थी ये भी बहुत ही चरमरा गई थी, स्थिति सही नहीं थी, ऐसे लिखना है। और मैं ये चीजें ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये पिछले साल भी वीडियो बनाया था और लाखों बच्चे ने इसको देखकर ट्रिक लगाकर पास हुए थे। अब इसके बाद है आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी, इसमें हेडिंग बनानी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे कि आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हेडिंग क्या रहेगी, आर्थिक महामंदी। हेडिंग क्या रहेगी बच्चा, आर्थिक महामंदी, ठीक है। और इससे भी पहले एक चीज आपको ध्यान देना, आर्थिक महामंदी। अब ये हो गया, इस तरह से लिखेंगे, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे आर्थिक महामंदी के नीचे। अब देखिए आपको इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाला, जो भी आप करिए ना प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालिए, इससे टीचर जो होते हैं इंप्रेस होते हैं, उनका समय बचता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जैसे दूसरा करे तो दूसरा, पहला करे तो पहला, ऐसे आपको लिखना। अब इसके बाद जैसे हमने डाला आर्थिक महामंदी, अर्थ का मतलब पैसा होता है, तो यहाँ पे पहली हेडिंग को ही आपको यहाँ पे रिपीट करना, आर्थिक महामंदी से तात्पर्य है कि, इतना लिखना, जो चीजें हो उसी को लिख दो। आर्थिक महामंदी से तात्पर्य है कि, या तात्पर्य निम्नलिखित है, तात्पर्य निम्नलिखित है या तात्पर्य है कि, अब देखो तात्पर्य है कि आर्थिक महामंदी की वजह से, इसी को लिया हमने, आर्थिक महामंदी की वजह से लोगों की स्थिति, ठीक है, और हमारे देश की स्थिति, गरीबों की स्थिति बेकार होती चली गई, ठीक है। इसमें उपज ज़्यादा होती थी, भाई देश में आर्थिक महामंदी तो लोग खरीदने वाले नहीं होते, इसलिए मंदी होती है, इस चीज़ को लिखना। पूरी चीज़ें मैं बताता हूँ, मानचित्र का भी ट्रिक बताऊंगा, परेशान मत हो। हम जान रहे कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे कि क्या बता रहे हैं अभी। लोकतंत्र की 4 विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ऐसे लिखकर पहला दूसरा तीसरा चौथा डालकर, लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र होते हैं, लोकतंत्र का तात्पर्य है लोगों को आज़ादी मिली है, जैसे हमारा भारत देश लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र, ये सब आएंगे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और लोकतंत्र में क्या है कि हम एक दूसरे के आज़ाद हैं, हमारे अंदर जो है किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है, एक दूसरे की समानता, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, और हमें अपनी चीज़ों को, अपने धार्मिक स्थिति को मानने समझने की आज़ादी इसमें मिलती है। इसके बाद अयस्क क्या होते हैं, तो हेडिंग रहेगी अयस्क, ठीक है। अयस्क वे होते हैं, इस तरह से अयस्क वे होते हैं, इसके बाद बना कर लिख देना कि अयस्क ये होते हैं, जो अयस्क वे होते हैं जो कि हम निकालते हैं, जिससे निकालना सस्ता पड़े और इसको बेचते हैं, ऐसे। सूचना का अधिकार क्या है, हेडिंग डालेंगे सूचना का अधिकार, फिर लिखेंगे सूचना का अधिकार निम्नलिखित है, सूचना के अधिकार से हमें सूचना मिलती है, ठीक है, हमको कोई लूट ना सके, हमको कोई घसोट ना सके, और हमको सूचना का अधिकार से हमें ये अधिकार है कि हम सरकार के कार्यों की समीक्षा कर सके और उनके द्वारा जो लागू की गई चीज़ों का
जायजा ले सके। भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला, उनको जमीन अलाट कराना, उनकी लाइसेंस बनवाना, उनको एक जो है सब कुछ व्यवस्था देना, उनकी लाइसेंस, उनको जमीन प्रोवाइड करना, परिवहन देना, संसाधन देना, ठीक है, टैरिफ कम लगाना, टैक्स में छूट देना, ये सब चीजें लिखो। वर्णनात्मक सेकंड डालेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना। भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। राष्ट्र का वाद मतलब कि इसमें उन्नति हुई है। तो उन्नति कैसे होती है? लोग ने परिश्रम किया, आर्थिक स्थिति लोगों की बदतर हुई, लोगों की जीवन शैली अच्छी हुई, ठीक है। और इसमें राजनीतिक कारण भी थे, कुछ आर्थिक कारण भी थे। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, देखो क्रांति होता है तो इसमें क्या होता है? सामाजिक सुधार होता है, ठीक है। क्या होता है? सामाजिक सुधार होता है बच्चा। लोग क्या करते हैं उसके लिए जो है लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो अच्छा चीज, एक अच्छी चीजों का जन्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे को जीने का हक भी मिलता है, ऐसे लिखेंगे पूरी चीजें बनाकर। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण इसके कुछ होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, जैसे लिखा गया है फ्रांस की क्रांति, हेडिंग डाली गई। फ्रांस की क्रांति कई साल पहले राजा के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि जितनी भी क्रांति हुई थी वो राजा के शासनकाल में ही होती थी। ऐसे आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखी गई है चीजें, ठीक है। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सामाजिक कारण होगा, आर्थिक भी कारण होगा, क्योंकि आर्थिक बंदे तंग होंगे तभी तो क्रांति करेंगे। सामाजिक कारण में क्या लिखना? फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी, इसी को लिखा गया है, ठीक है। सामाजिक असमानता के कारण फ्रांस की जनता के अंदर विरोध का भावना उत्पन्न हो गया और फ्रांस की क्रांति का कारण बन गया। अब देखिए सामाजिक क्या है कि लोगों के साथ जो है उच्च लोग थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, गरीबों से टैक्स लिया जाता था, जिससे लोगों ने उग्र होकर इसका फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। आर्थिक कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण वहां के राजा और लोगों की आर्थिक स्थिति थी, क्योंकि वहां के राजा जो थे वो अत्यधिक फिजूल खर्ची करते थे, राजशाही जीवन जीते थे, लोगों के बीच में भी रहते थे, तो ये भी एक कारण का इनका बना, ठीक है। क्योंकि लोगों की, जनता का टैक्स का पैसा लेकर ये अपने फिजूल खर्ची राजशाही में बर्बाद किया करते थे। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? हेडिंग डालेंगे भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था निम्नलिखित है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था से ये होता है कि ये 2 स्तर की सरकार होती है। इसके बारे में लिख दो, लिखते जाओ मन बनाकर, ठीक है। ये सब चीजें ऐसे ही लिखना है। अब आपका आ जाता है मानचित्र, ठीक है। मानचित्र को कैसे भरना है? मानचित्र के लिए आपको इस तरह से 2 मानचित्र मिलेंगे, ठीक है। अब इस मानचित्र को कैसे करना, इसमें जितने भी क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में छप चुके हैं, लिख चुके हैं, इसको तैयार कर लो। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1920 वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बच्चा, वो कहाँ पे हुआ था? तो ये मिलेगा सबसे पहले तो यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे पेपर कोड भर लेना, जो यहाँ पे कोड होता है, ठीक है। जैसे ये है 801 FD है, तो यहाँ पे 801 DB जो भी हो भर लेना। इसके बाद यहाँ पे देखिए पहला नंबर डाला गया है। पहला नंबर जो सिंबल बोल रखा है, इस सिंबल से बोल रखा है, वो सिंबल यहाँ पे बनाना और पहला नंबर डालकर कोलकाता, इसको तैयार कर लेना। यहीं पे कोलकाता भराएगा, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको तैयार कर लेना। 1927 वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो चेन्नई में हुआ था, चेन्नई यहाँ पर स्थित है, एकदम पोच के यहाँ इसके। अब इसके बाद है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी, तो ये अमृतसर के पंजाब में घटित हुई थी, यहाँ पर आप इसे दिखा देना। एंड इसके बाद है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो ये चौथा वाला जो है सूती मिल श्रमिकों का अहमदाबाद में हुआ था, इसको दिखा देना यहाँ पे। और वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये जो हुआ था 1929 वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो लाहौर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर दिखा देना। याद हो गया। अब इसके बाद आपका नागार्जुन सागर बांध चिन्नदारा नाम से, तो नागार्जुन जो सागर बांध है वो आपका कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, इस सिंबल से जो कहा गया है आपको यहाँ पे। ये महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, इसको दिखा देना यहाँ पे, ध्यान से देख लो। चाय उत्पादक किसी एक राज्य चिन्नदारा नाम से, तो चाय का उत्पादक पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह होता है, तो आप कहीं भी इसको दिखा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है, तो मुंबई, ये महाराष्ट्र आपका पूरा हिस्सा है। इसके बाद आपका है बॉक्साइट उत्पादक किसी एक क्षेत्र को चिन्नदारा नाम से, तो बॉक्साइट जो उत्पादक क्षेत्र है कौन सा, ये चौथा है, ठीक है। तो चौथा उड़ीसा है आपका, ये उड़ीसा चौथे नंबर पे सिंबल बनाकर इस तरह से उड़ीसा यहाँ पर स्थित है। लौह एवं इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र को चिन्नदारा नाम से, तो यहाँ पर देखिए इस चिन्ह से भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, 36 यहाँ पर है, ठीक है।
अब इससे राजस्थान की राजधानी इस चिन्ह, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है। दक्षिण भारत की किसी एक नदी का नाम तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है ये आपका यहाँ पे पड़ती है कर्नाटक में, तो यहाँ पर दिखाया गया। इसको तैयार कर लेना, आपका सामाजिक विज्ञान में पास हो जाओगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।